पहले देखते हैं अपन कौन से रोग देख लेते हैं। तो पहला है मानव शरीर के रोग, अनुवांशिक रोग और अर्जित रोग। अनुवांशिक रोग में आते हैं मेंडलीय विकार वाले रोग या गुणसूत्रीय विकार वाले रोग। फिर उसमें आ जाते हैं मेंडलीय में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल किंटर सिंड्रोम और वर्णांधता, थैलीसीमिया। फिर गुणसूत्रीय में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। फिर कौन से आते हैं अर्जित। अर्जित में आते हैं संचारी, गैर संचारी। संचारी में जीवाणु जनित, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि जनित और कवक जनित। फिर है अर्जित में गैर संचारी में अल्पल अल्पता, रिकेट्स। फिर है हृदयघात, कैंसर, एलर्जी, मद्यपान। फिर अनुवांशिकी रोग, जब अनुवांशिकी रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो। कारण होते हैं जीनोम या जीन संरचना में एक या अधिक बदलाव के कारण या फिर गुणसूत्रीय विकार के कारण। जीन विकार या मेंडलीय विकार, तो इसमें आता है पहला अलिंगीय गुणसूत्र में जीन प्रभावितता। तो है अलिंगीय गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन होने से। फिर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर लिंगी गुणसूत्र में जीन प्रभाविता, तो लिंगी गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन के कारण, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता। सिकल सेल एनीमिया, तो कारण है इसमें दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन ऑटोसोमी में जीन में उत्परिवर्तन। तो हीमोग्लोबिन ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन। फिर प्रभाव आरबीसी O2 का परिवहन नहीं करती। आरबीसी विकृत होकर हाशिए जैसी हो जाती है। इससे प्रभावित रोगियों में मलेरिया का प्रभाव कम हो जाता है। फिर कौन सा आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में कारण होता है अलिंगी गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन। प्रभाव मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, पीड़ित में मानसिक दुर्बलता आती है। फिर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसमें कारण है लिंग सहलगन अप्रभावी जीन जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित। फिर वाहक महिला, प्रभाव पुरुषों में लक्षण दिखते हैं इनके। परिणाम रोगग्रस्त व्यक्ति में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। चोट लगने पर रक्त स्कंदन बहना बंद हो जाता है। चोट लगने पर रक्त बहना बंद नहीं होता और रक्त स्कंदन कारक है इसमें कौन से 8वां और 9वां, इनकी कमी हो जाती है। फिर वर्णांधता, इसमें कारण है एक्स गुणसूत्र सहलगन अप्रभावी जीन। वाहक है महिला, प्रभाव पुरुषों में ज्यादा। लक्षण लाल व हरे रंग में भेद नहीं, क्योंकि एम में 1x जबकि एफ में 2x होते हैं। तो मेल में 1x और फीमेल में 2x। फिर होते हैं गुणसूत्रीय विकार। तो कारण लिंगी अलिंगी गुणसूत्रों में संख्या में कमी, वृद्धि या अपसामान्यता के कारण। लिंगी गुणसूत्र विकार टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और अलिंगी में कौन से आते हैं पटाऊ, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम। तो केवल टर्नर होता है केवल महिला में। गुणसूत्रीय संख्या हो जाती है 45। 23 में मोनोसोमी जिसमें 44 प्लस एक्स। तो स्तनों का कम विकास, मासिक चक्र अनियमित, बांझपन, मंदबुद्धि। फिर क्लाइनफेल्टर में केवल पुरुषों में होता है 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 23 में ट्राइसोमी हो जाती है जैसे कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई। और वृषणों का कम विकास, नरों में स्तनों का विकास। पुरुष बांझ होता है, मंद बुद्धि पुरुष होता है, शरीर पर कम बाल होते हैं। फिर पटाऊ सिंड्रोम दोनों को प्रभावित करता है। 47 गुणसूत्र संख्या होती है। 13वें में ट्राइसोमी हो जाती है। नेत्र रोग, ऊपर का होंठ के बीच में कट जाता है, तालू में दरार और मंदबुद्धि। फिर एडवर्ड सिंड्रोम दोनों में 47 गुणसूत्रों की संख्या, 18वें में ट्राइसोमी होती है। फिर डाउन सिंड्रोम दोनों में 47 गुणसूत्रों की संख्या, 21वें में ट्राइसोमी। और कद छोटा, कपाल बड़ा, नाक सपाट, जीभ मोटी, गर्दन छोटी, चपटे हाथ, मंदबुद्धि। फिर है कैट क्राई सिंड्रोम, तो 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के आंशिक विलोपन से। और एक होता है सुपर मेल जिसमें होता है 44 प्लस एक्स वाई वाई। तो वाई गुणसूत्र की अधिकता, इसमें अल्प बुद्धि, असामान्य लंबे, अपराधी प्रवृत्ति और गुस्सैल होते हैं। फिर एक होती है सुपर फीमेल महिला, तो इसमें 44 प्लस ट्रिपल एक्स। तो एक्स गुणसूत्र की अधिकता और लक्षण अल्प बुद्धि, लैंगिक लक्षण देरी से। तो इसका अपन ने वो बनाया था क्या, ट्रिक तो थी कि नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं। पर इसमें अपन ने डाउन को बाद में लिखा है, ठीक है। फिर जीवन शैली के रोग, तो वे रोग जो असंतुलित जीवन शैली, खराब आदतों व असंतुलित आहार के कारण उत्पन्न होते हैं। जीवन शैली के रोग मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन। कारण असंतुलित भोजन।
पौष्टिक व संतुलित भोजन की बजाय फास्ट फूड, जंक फूड खाने से, दूध की जगह शीतल पेय से। फिर पैदल चलने की बजाय कार से या बस पर अधिक निर्भरता। धूम्रपान व मदिरा सेवन। फिर तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता, जैसे अपने काम हेतु मशीनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। फिर प्रमुख रोग, जैसे कि मधुमेह रोग, कारण है कौन-सा? असंतुलित आहार, खराब जीवन शैली, मानसिक तनाव। हानि, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर, रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ जाती है। फिर मोटापा, मोटापा का कारण है असंतुलित आहार, खराब जीवन शैली और एग्ज़ाम्पल कम सारी गतिविधि, ठीक है? फिर है हानि कौन-सी है? मधुमेह, हृदय रोग, सांस लेने में तकलीफ, बीपी, रक्तचाप, मोटापे के कारण। फिर इनका जो बीएमआई होता है, वो मानव भार अपॉन में लंबाई होता है, ठीक है? फिर बीपी, बीपी में क्या होता है? कारण होता है उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, शराब, तंबाकू, मधुमेह, मोटापा। और हानि क्या होती है? मधुमेह, स्ट्रोक, हृदयपात और परिधीय धमनी रोग। फिर होता है अतिरिक्त दाब, हाइपरटेंशन। कारण होता है प्रकुंचन दाब 120 एमएम ऑफ एचजी एवं शिथिल दाब जितना 80 एम ऑफ एचजी से अधिक होने पर। फिर परिणाम होता है हाई हार्ट फेल, ब्रेन स्ट्रोक। फिर नींद विकार में नींद न आना। कारण लंबे समय तक काम करने, तनावपूर्ण जिंदगी और कम नींद। फिर है धमनी काठिन्य। तो इसमें जब धमनी रक्तवाहिका, लोच और दीवार की मोटाई खो देती है। परिणाम क्या होता है? सीने में दर्द, दिल का दौरा। तो ये कौन सा था? धमनी काठिन्य। फिर स्ट्रोक, मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति में रुकावट करता है। और फिर होता है क्रॉनिक ऑबिस्टिक पल्मोनरी डिजीज, ओबस्टी जो भी है। फिर समाधान तो है सही समय पर संतुलित व पौष्टिक भोजन, प्रतिदिन नियमित व्यायाम, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, पर्याप्त नींद, नियमित ध्यान व योग, गेहूं, ज्वार, बाजरा का सेवन, परिष्कृत मैदे का सेवन कम करें, फास्ट फूड, ऑयली फूड, पैक्ड फूड से परहेज, धूम्रपान, मदिरा, तंबाकू सेवन से बचें, प्रतिदिन 400 से 500 मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें और नियमित शारीरिक जांच कराएं। फिर होते हैं अर्जित में, तो संचारी रोग, तो जीवाणु जनित, तो रोग जैसे कि टीबी, तपेदिक क्षय या फिर यक्ष्मा। और एक होता है कुष्ठ रोग और एक होता है डिप्थीरिया। तो टीबी, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया ये हैं। तो रोग तो इसमें होता है माइक्रोबैक्ट्री ट्यूबरकुलोसिस, और इसका होता है कुष्ठ रोगी का माइक्रोबैक्ट्री लेप्रोसी, और डिप्थीरिया का होता है कोरोनोबैक्ट्री डिप्थोरी। फिर माध्यम होता है ड्रॉपलेट संक्रमण, कुष्ठ रोग में भी ड्रॉपलेट संक्रमण और डिप्थीरिया में ड्रॉपलेट संक्रमण। फिर लक्ष्य तो श्वसन तंत्र, लीवर खराब हो जाता है, मस्तिष्क को प्रभाव करता है, जैसे कि खांसी, बुखार, थकान, लगातार वजन घटना और रक्तयुक्त बलगम। ये होता है टीबी। फिर कौन सा है अगला? कुष्ठ में, इसमें तंत्रिका तंत्र, त्वचा पर चकत्ते बनते हैं, घाव बनते हैं, फिर हाथ पांव की उंगलियां मुड़ जाती हैं। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में हृदय, मस्तिष्क, गले में जीवाणु एक सफेद झिल्ली बनाकर श्वसन नली को अवरुद्ध कर देते हैं। और फिर है बुखार। अब उपचार क्या है? तो सबसे पहले टीबी का बच्चे मार्टेक्स परीक्षण, वयस्क में बलगम जांच, फिर बीसीजी का टीका लगता है, डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स द्वारा इलाज। फिर कौन सा है? कुष्ठ रोग, इसमें बीसीजी, बैसिलस कैलमेटी गुरीन का टीका, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी चिकित्सा पद्धति। इसमें 3 प्रकार की दवाई दी जाती हैं, डेप्सोन, रेफेम्पिसिन और जो भी है मेरे को नहीं दिख रही। फिर डीपीटी का टीका लगता है किसमें? डिप्थीरिया में। फिर होता है टाइफाइड, टेटनस, प्लेग और हैजा। तो टाइफाइड को कौन फैलाता है? सैल्मोनेला टाइफी। और टेटनी को फैलाता है क्लोस्ट्रीडियम टिट्टी। और प्लेग को फैलाता है यर्सीनिया पेस्टिक। और हैजा को फैलाता है विब्रियो कॉलेरी। फिर टाइफाइड में दूषित जल व भोजन होते हैं, और टिटनी में मृदा, गोबर, धूल, शरीर का जब चोटग्रस्त घाव इनके संपर्क में आता है तो जीवाणु। फिर प्लेग में दूषित जल व भोजन, और हैजा में दूषित जल व भोजन। फिर प्रभावित अंग किसमें? टाइफाइड में आंत, इसलिए
आंतरीय ज्वार भी कहते हैं। और शरीर पर लाल दाने, सिर दर्द और बुखार। मस्तिष्क तंत्र, जैसे जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, किसमें? टेटनी में, जबड़े बंद हो जाते हैं। फिर शरीर पर धनुषाकार, शरीर धनुषाकार हो जाता है। शरीर में ऐंठन, तेज बुखार। फिर क्या है? प्लेग में, प्लेग यानी काली खांसी और इन काली मृत्यु इनमें। तो जांघों के मध्य भाग या बगल में गांठ, ब्यूकोबोनिक प्लेग। लिम्फ ग्रंथि में सूजन व बुखार। न्यूमोनिक प्लेग में सांस लेने में तकलीफ। फिर कौन सा? हैजा, हैजा में उल्टी, दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद, हाथ पैरों में ऐंठन। फिर उपचार है टाइफाइड का टीका या फिर क्लोरोमाइसिन वर्ग की एंटीबायोटिक। फिर यहाँ में इसमें किस में? टिटेनस में है बच्चों में डीपीटी, एंटी टिटेनस वैक्सीन और एंटी सीरम इंजेक्शन। फिर है प्लेग, प्लेग में भी लग जाते हैं। और फिर कौन सा? हैजा, हैजे का टीका आता है पानी को उबाल कर शुद्ध करके पीना। फिर आती है काली खांसी या ट्राइकोमा और सिफिलिस। तो काली खांसी में होता है बोडेलेटा पर्टुसिस रोग कारक। ट्राइकोमा में होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस। और सिफिलिस में होता है ट्रोपिनीमा प्लेडी। माध्यम होता है हवा द्वारा और इनका होता है संक्रमित वस्तु के उपयोग से। माध्यम होता है संभाग, माँ संभोग, माँ से पुत्र में, ने संभोग से माँ से पुत्र में और संक्रमित सुई व रक्त में। फिर लक्षण, लक्षण लगातार खांसी आना। फिर ट्रोइकोमा, ट्राइकोमा आंख में दर्द, कम दिखता है। और सिफिलिस में सीशन व योनि में लाल रंग के दाने। और फिर उपचार क्या है? डीपीटी का टीका। ट्राइकोमा में क्या है? पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसेटिन मलहम और रोगाणुरोधी एंटीबायोटिक। और फिर है सिफिलिस में पेनिसिलिन का सेवन। फिर है कवक जनित, प्रोटो जनित। तो अपन तो बस देख लेते हैं यार, इतने तो कहाँ याद होंगे ये। अगला डायरेक्ट पढ़ते हैं अपन प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण। तो शरीर की रोग अथवा रोगाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। या लिखेंगे अपन परपोषी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा मिलती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षण अनुवांशिकी होती है या फिर होती है उपार्जित। तो पहले देख लेते हैं संरचनात्मक अवरोध या फिर कोशिकीय अवरोध या फिर साइटोकिनिन अवरोध या फिर कार्यात्मक अवरोध। फिर एक उपार्जित में होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जो होती है सक्रिय कोशिका आधारित और एंटीबॉडी आधारित। तो सहज प्रतिरक्षा में यह एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म से शरीर में मौजूद रहती है। यह शरीर बाह्य रोगों के प्रवेश समय विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा कर देकर शरीर को रोग से बचाती है। यह 4 प्रकार के अवरोधों खड़ा करती है। जैसे संरचनात्मक, यह प्रथम रक्षा पंक्ति है, शरीर में रोग रोग जन्मों को का प्रवेश रोकती है। जैसे त्वचा, त्वचा का पीएच 3 से 5 के बीच जो रोगाणु अवरुद्ध करता है। फिर म्यूकस झिल्ली, तो लाइजोजाइम एंजाइम होता है। फिर शारीरिक स्त्राव। फिर दूसरा होता है कोशिकीय भक्षकाणिका, तो शरीर की कुछ को भक्षक को शरीर की कुछ भक्षक को कुछ कोशिकाएं भक्षक कोशिकाओं का कार्य करती हैं। क्या? शरीर की कुछ कोशिकाएं भक्षक कोशिकाओं का कार्य करती हैं, जैसे कि श्वेताणु, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। फिर है साइटोकिनिन प्रदाह अवरोध, तो विषाणु संक्रमित कोशिका इंटरफेरोन नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं जो असंक्रमित कोशिका को संक्रमित से बचाती है। फिर है कार्यात्मक क्रियाविधि पूरक तंत्र, तो शरीर के कुछ क्रियाविधि रोगाणु वृद्धि हेतु शरीर में प्रतिकूल वातावरण बना देती है, जिसके कारण शरीर में रोगाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। जैसे मुख से लार, आंख से आंसू और आमाशय का अम्ल। फिर उपार्जित प्रतिरक्षा, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा है। यह विशिष्ट रोग के कारण विशिष्ट होती है। यह अनेक प्रकार के रोगों को पहचान सकती है। यह अपने तथा पराई में विभेद कर उसे उसके अनुसार प्रतिक्रिया करती है। इसका शुद्ध गुण स्मृति है। जब शरीर में रोगजनक प्रथम बार प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा उसे पहचान कर प्रतिक्रिया करने में समय लेता है। उसे प्राथमिक
प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रतिक्रिया के दौरान स्मृति कोशिकाएं बनती हैं। जब पुनः वही रोग कारक प्रवेश तो करता है तो उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट कर देता है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्राथमिक द्वितीय प्रतिरक्षा तंत्र रक्त में उपस्थित दो विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट द्वारा होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में डिफरेंस। रोगजनक एंटीबॉडी एंटीजन के प्रवेश के कारण सक्रिय रूप से उत्पन्न होती हैं। ये सक्रिय निष्क्रिय शरीर में निष्क्रिय रूप से प्रतिरोधी को प्रवेश कराया जाता है और निर्माण में परपोषिका प्रतिरक्षा तंत्र भागीदार रहता है, और इनके निर्माण में परपोषिका प्रतिरक्षा तंत्र भागीदार नहीं होता। प्रभाव सुसुप्त काल के बाद, और इनका प्रभाव होता है तुरंत। फिर ये लंबी अवधि तक कार्य करती हैं और ये कम अवधि तक कार्य करती हैं। फिर ये उपस्थित रहती हैं प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति में या अनुपस्थित, और उत्पत्ति संक्रमण द्वारा, और ये होती है पूर्व निर्मित एंटीबॉडी के प्रवेश द्वारा। ये होते हैं टीकाकरण, ये रोगाणु एंटीजन कृत्रिम सक्रिय के प्रवेश के द्वारा। फिर लिम्फोसाइट के आधार पर सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है, कोशिका आधारित सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और एक होता है एंटीबॉडीज आधारित प्रतिरक्षा तंत्र। यह टी लिम्फोसाइट पर आधारित है और यह बी लिम्फोसाइट द्वारा। टी लिम्फोसाइट चार प्रकार की होती हैं, सहायक, मारक, संक्रामक और स्मृति पर ये होती हैं। बी लिम्फोसाइट द्वारा स्रावित प्रोटीन पर आधारित एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, यह एक जटिल ग्लाइकोप्रोटीन अणु से मिलकर बनी है। उत्पत्ति बी लिम्फोसाइट की एंटीजन से अनुक्रिया पर। इसे इम्यूनोग्लोबिन आईजी भी कहा जाता है। यह प्लाज्मा सेल द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन है। संरचना संरचना तो ऐसी होती है। फिर प्रतिरक्षी अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह और चार संरचनात्मक इकाइयों को मिलकर बना होता है। दो भारी व बड़ी 440 अमीनो अम्ल से बनी, दो हल्की व छोटी 220 अमीनो अम्ल से बनी। ये आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। यह श्रृंखलाएं पोली पेप्टाइड बॉन्ड की होती हैं। भारी व हल्की श्रृंखला दो भागों में। अस्थिर भाग, यह श्रृंखला के NH2 अंश की तरफ पाया जाता है। यह प्रतिजन से क्रिया करता है, इसे FAB भाग कहते हैं। स्थिर भाग, यह श्रृंखला के COOH की तरफ पाया जाता है, इसे FC भाग कहते हैं। प्रतिरक्षा के प्रकार, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। प्रतिजन, कोई भी पदार्थ जो शरीर में प्रवेश कर शरीर की प्रतिरक्षी प्रणाली को प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी निर्माण हेतु प्रेरित करता है, एंटीजन कहलाती है। एंटीजन जीवाणु, विषाणु, फंगस आदि से हो सकता है। एंटीबॉडी एंटीजन, तो एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करती है, केवल प्रोटीन से बने होते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित और सामान्यतः प्रोटीन के होते हैं, लेकिन वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के भी हो सकते हैं। फिर पैराटॉप्स, तो एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से जुड़ता है। और फिर इसमें होता है एपिटॉप्स, एंटीजन का वह भाग जो एंटीजन से जुड़ता है। फिर एंटीजन का वो भाग जो एंटीबॉडी से जुड़ता है, ये होगा साइड से। फिर है बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। कितनी? 5 प्रकार की, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। और ये बीमारी एलर्जी का कारण बनता है 3 प्रकार की, एंडो एंटीजन, एक्सो एंटीजन और ऑटो एंटीजन। फिर सुरक्षा की पंक्तियां, प्रथम जिसमें त्वचा, म्यूकस झिल्ली, द्वितीय में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इंटरफेरोन, और तृतीय में आते हैं T and B लिम्फोसाइट। फिर टीकाकरण, टीका का यह प्रकार असक्रिय रोगकारक या रोगजनक को एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं, जिनको किसी के शरीर में प्रवेश कराने पर उस रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न की जाती है। टीकाकरण, टीकाकरण में किसी अनुग्रह विनाशी निष्क्रिय क्षीण सूक्ष्म जीव अथवा उसके द्वारा उत्पन्न आविष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, उसे टीका कहते हैं। प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर आधारित है। उत्पादन तकनीक के आधार पर टीके 3 पीढ़ियों में होते हैं। प्रथम पीढ़ी, इस पीढ़ी के टीके का निर्माण संपूर्ण रोग कारक को अक्रियाशील या कमजोर बनाकर किया जाता है।
उदाहरण खसरे का टीका, पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका। फिर दूसरी पीढ़ी के टीके, इस पीढ़ी के टीकों का निर्माण संपूर्ण रोग कारक की बजाय रोग कारक के कुछ भाग को अक्रिय बनाकर किया जाता है। इसमें उपइकाई टीके तथा डीएनए पुनर्संयोजी टीके सम्मिलित हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हर्पीज विषाणु का टीका। फिर तीसरी पीढ़ी, इस पीढ़ी के टीकों का निर्माण प्रयोगशाला में एंटीजन जीन कोडिंग द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषण करके बनाया जाता है। इसमें वाहक का इसमें उस तथा उसमें वाहक का प्रयोग करके पोषक कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, जैसे ल्यूकेमिया वायरस या टीका। फिर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में भारत सरकार द्वारा संचालित। उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, पोलियो के कारण होने वाली विकलांगता को कम करना। इसके अंतर्गत देश में विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार टीके लगाए गए। फिर सर्वात्रिक टीकाकरण अभियान 1985, सरकार द्वारा इसके अंतर्गत संपूर्ण देश में 7 बीमारियों हेतु सुरक्षा टीके लगाए जाते थे। 2015 में इसका विस्तार कर मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया, जिसमें आवश्यकतानुसार अन्य टीके को भी शामिल किया गया है। फिर कौन से आगे हैं? ड्रग और अल्कोहल का दुरुपयोग। तो ड्रग क्या होते हैं? जब फार्मास्यूटिकल रूप से निर्मित प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग मुख्यतः किसी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक कार्य में परिवर्तन के लिए किया जाता है, उसे ड्रग्स कहते हैं। ड्रग या मादक पदार्थ वे रसायन जिन्हें चिकित्सक के परामर्श के बिना शरीर की मानसिक व शारीरिक प्रणाली को बदलने हेतु किया जाता है। विशेषताएं: यह अस्थायी रूप से तनाव मुक्त व आनंदित करते हैं। यह व्यसनी होते हैं, अर्थात लत लग सकती है। फिर अधिक मात्रा में उपयोग से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, स्थायी रूप में रोगी बनाते हैं। फिर मादक पदार्थों के उपयोग हेतु जिम्मेदार कारक: सहज उपलब्धता, इनकी सहज उपलब्धता सर्वाधिक जिम्मेदार कारक। संगठित बाजार, वैश्विक स्तर पर संगठित बाजार बन चुका है। फिर सामाजिक रीति रिवाज के अंग बन चुके हैं। सर्वाधिक प्रचलन: भारत में गोल्डन क्रीसेंट, पाक अफगानिस्तान ईरान के कारण पंजाब में, गोल्डन ट्राइंगल म्यांमार लाओस थाईलैंड के कारण मणिपुर मेघालय में। फिर समाज में है की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इसके लोग चिकित्सा सहायता लेने से हिचकिचाते हैं और अवसादग्रस्त हो जाते हैं और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अंतः सीमाएं सुरक्षित नहीं, जैसे आपूर्ति। फिर है प्रभावी कानूनों का अभाव और प्रयोग करने की प्रबल प्रवृत्ति के कारण बच्चे, युवाओं, महिलाओं में अधिक प्रचलित। फिर है रोकथाम हेतु प्रयास, तो जन जागरूकता, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ई तकनीक द्वारा जनता को किया जाता है। फिर है एनजीओ, यह एक सामाजिक समस्या है, अतः इस क्षेत्र में एनजीओ को प्रोत्साहित कर भी हम इसको रोक सकते हैं। स्वयं सेवकों के संगठित तंत्र द्वारा पीड़ितों की पहचान व यथासंभव उपचार करवाकर। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष निगरानी तथा सुरक्षा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। योग, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आध्यात्मिक, मानसिक सुरक्षा एवं चिकित्सीय तरीके से उपचार करना चाहिए। फिर है सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयास में आते हैं कानूनी प्रयास में, जैसे ड्रग्स एंड नारकोटिक एक्ट 1900, कौन सा ये 40। फिर है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अवैध व्यापार की रोकथाम में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। फिर है संस्थागत में एनसीबी, डीआरआई, राजस्व खुफिया निदेशालय और एक सीमा शुल्क विभाग। और कार्यक्रम क्या है? जैसे नशीली दवाओं की मांग कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR, नशा मुक्त भारत अभियान। फिर एक है प्रोजेक्ट सनराइज पूर्वोत्तर राज्यों में। और सामान्य न्याय व आधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्त पुनर्वास केंद्रों की स्थापना हेतु अनुदान देता है। फिर पोर्टल है निदान पोर्टल, एन कोड पोर्टल और सिम्स सॉफ्टवेयर। निदान, एनकोड और सिम्स सॉफ्टवेयर। फिर ड्रग्स के उदाहरण, जैसे क्या करते हैं? उत्तेजक कर देते हैं। फिर अवसादक होते हैं, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। ये व्यक्ति में स्वस्थ, चुस्त व शक्तिशाली होने का एहसास व भाव उत्पन्न करते हैं और प्रभाव कम होने पर कमजोरी का एहसास होता है। और अवसाद, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवरुद्ध करते हैं, व्यक्ति में कमजोरी उत्पन्न करते हुए निद्रा उत्पन्न करते हैं। अधिक उपयोग से चिड़चिड़ापन, आलस्य, निष्क्रियता आती है। फिर है कोकेन। कोका पादप की
पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यह शक्तिशाली वैसनी उत्तेजक ड्रग है। फिर एक होता है इनहेलेंट, तो इसका परिणाम तेजी से आता है। इसका उपयोग शरीर में O2 स्तर कम हो जाता है, जिसका हृदय स्पंदन तेज हो जाती है। फिर है साइकेडेलिक, तो विभ्रामक और कैनाबिनॉइड जो भी है, और शराब, अल्कोहल। अगला आता है जैविक खेती। तो जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने हेतु फसल उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, खरपतवारों के स्थान पर जीवांश खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष, खनिज युक्त चट्टानें, जैविक अपशिष्ट आदि का प्रयोग करते हैं। फिर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशी की जगह गोबर की खाद, फसलों के अवशेष, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, जैविक अपशिष्ट और खनिज युक्त चट्टान। फिर आवश्यकता क्या है? रासायनिक खाद भूमि की उर्वरता शक्ति कम करते हैं। रासायनिक खाद के उपयोग से जल, मृदा, वायु प्रदूषण होता है। सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु फिर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, मनुष्य स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े और उत्पादन लागत कम करने के लिए। फिर महत्व क्या है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जल मृदा प्रदूषण कम होती है, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, मनुष्य स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं होता, उत्पादन लागत कम है, उत्पादन में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिर सीमाएं क्या हैं? कम उत्पादन होता है और उच्चतम मूल्य है। फिर जागरूकता की कमी और विपणन समस्याएं हैं, बायोमास की कमी और आधारभूत ढांचे की कमी। फिर सरकार के प्रयास। तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट 2015 में 7 पूर्वोत्तर राज्य हेतु 3 साल हेतु 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान, व्यवसाय हेतु 2 करोड़ तक का ऋण। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 से जैविक ग्रामों को बढ़ावा देना। फिर है एक जिला एक उत्पाद योजना। उसके बाद है जैविक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैविक कृषकों को सीधे खुदरा विक्रेता व थोक विक्रेता के साथ जोड़ा जा रहा है। और प्रकार होते हैं इसके, एक शुद्ध जैविक खेती होती है और एक एकीकृत। शुद्ध में पूर्णतः प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है और अप्राकृतिक रसायनों का प्रयोग नहीं नहीं किया जाता। सभी उर्वरक व कीटनाशक प्राकृतिक स्रोत जैसे कि अस्थि भोजन, रक्त भोजन से प्राप्त किए जाते हैं।